Hey guys, what's up? Welcome back to online classes and have a pleasant morning to all of you. Now, I, Ajay Kumar, your English teacher, is going to continue the chapter Emperors on Ice from New Pathways book of Standard 8, Unit 4, Section 1. So far in this chapter, we have read till page number 2, we have completed, and we have entered in page number 3, page number 90. Till here, hold on, just let me take the brush. We have completed till here. In these all pages, we have learned how the journey was started and from where the genesis of the journey expedition was started. So the genesis of the discovery expedition was started between 1901 to 1905 4, uh, and later on it was accompanied by this trio, the Dr. Edward Wilson, Alpsley Cherry Gerard, and Lieutenant, that is Lieutenant Henry Robertson Bardi Bobers, late in 1911 by 27th June. So we have learned how these all three trio went to the Cape Crozier, कैसे ये लोग केप क्रोजियर पर पहुंचते हैं जहाँ पे इनको they found actually the weirdest bird nesting expedition ever and they recommended it. उन्होंने बोला कि ये अब तक का सबसे अजीब बर्ड नेस्टिंग अभियान होगा है और होगा. उसके बाद जो है हम लोग यहाँ से वी आर जस्ट रीडिंग अबाउट द पास्ट, जो पास्ट में घटनाएं घटी है उसके बारे में है ये, एंड वी विल कंटिन्यू अबाउट द पास्ट. जेनेसिस जो जहाँ से शुरुआत होती है उसके बारे में यहाँ से विल स्टार्ट टुडे. Now Scott realized that it would be very dangerous journey, but he knew that Wilson was very keen on making this journey of considerable difficulty for scientific prize. For him, it was the quest for trust that was important, not worldly success. Now, in this para, you can see Scott. Scott is you can say a company, एक साथी है, एक मित्र है, जो कि डॉक्टर विल्सन के साथ में पहले भी थी, और उसको ये बात का एहसास होता है कि जो उनकी यात्रा जो है वो काफ़ी ख़तरनाक होने वाला है. एंड सेज कि उसको इस बात का भी जानकारी था कि जो विल्सन जो एडवर्ड विल्सन है वो he was actually very keen on making this journey considerably difficult. उसको मालूम था कि जितनी डिफ़िकल्टी से वो लोग होके गुजरेंगे उतना ही बड़ा साइंटिफिक प्राइज़ उनको मिलेगा. Guys, if you have seen some Hollywood movies related to the ice and all that, that would help you a lot for understanding. वो आपको इस चैप्टर को समझने में काफ़ी मदद करेगा. नाउ ये एडवर्ड विल्सन के लिए एक तरीके से एक सच की खोज करनी थी, सच की खोज करने के बराबर थी, और यह उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था, बजाय कि वो चीज़ों को वर्डली सक्सेसफुल बोलने के जैसा सक्सेस उसको नहीं चाहिए था, जबकि उसको सक्सेस जो चाहिए था, सफलता जो चाहिए था, वो अचीव करके, वो डेंजरस चीज़ों को पार करके और उसको रियली में एग्जामिन करके वैसी सफलता डॉक्टर एडवर्ड विल्सन को चाहिए था. एडिशनली दे फेल्ट दैट दिस विंटर जर्नी वुड गिव देम एन unexpected opportunity for further scientific work which would answer questions that were of critical importance to the success of forthcoming pole journey. साथ ही साथ उनको इस बात का एहसास हुआ कि ये जो विंटर जर्नी वो जो कर रहे हैं अभी अंटार्कटिक में, वो उनको एक ऐसे अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने वाला है जो कि आने वाले साइंटिफिक वर्क में बहुत सारे सवालों के जवाब, बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर देने वाला है,
जो कि काफ़ी अति विशिष्ट, क्रिटिकल इम्पोर्टेंस, मतलब अति विशिष्ट, जिसको जानना बहुत ज़रूरी था। इन वैसे सारे सवालों के जवाब जो है इस जर्नी से उनको मिलने वाला है, और आगे आने वाले भी जो पोल जर्नी होगा उसका जवाब भी इस जर्नी में उनको मिलने वाला है। Firstly, it gave them the opportunity to try out different sledging rations under extreme field conditions. पहला जो चीज़ था कि उनको एक अपॉर्चुनिटी मिला था कि वो इन चीज़ों के बारे में लर्न करें कि कैसे एक्सट्रीम फील्ड कंडीशन मतलब बहुत ही ख़तरनाक रास्तों से आप गुजरते हैं, तो कैसे अपने स्लेज लाइक, जिसको कि मैंने बताया इट्स अ काइंड ऑफ व्हीकल विच द ह्यूमन पुल्स, जिसको इंसान खींच के ले जाते हैं, और उस स्लेज में क्या होता है, राशन, खाने पीने की वस्तुएं और अदर इक्विपमेंट्स भी रखा जाता है। वैसे सामानों को कैसे एक्सट्रीम फील्ड कंडीशन में आप लेके आगे बढ़ सकते हैं, ये उनको समझ में आ जाएगा, विथ वेरिंग क्वांटिटीज़ ऑफ फैट्स एक्सेट्रा। एंड सेकेंडली, Scott had requested that his meteorologists deliver predictions for the most likely weather conditions to be encountered on the Great Ice Barrier during his attempt on the pole. Now let me explain. Wait. Now in this para, Scott जो है उसने एक रिक्वेस्ट किया कि उसके जो फ्रेंड्स हैं जो कि उसके मतलब वो मेट्रोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट से जुड़े हुए, मेट्रोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट का मतलब होता है वैसे साइंटिस्ट जो अंतरिक्ष के बारे में, मेट्रोइड्स के बारे में, खगोलीय पिंड के बारे में, जो कि काफ़ी इन्फ्लुएंसिंग होता है वेदर को चेंज करने में, मौसम को चेंज करने में, आप कह सकते हैं मौसम वैज्ञानिक, ठीक है, जो प्रेडिक्ट करते हैं कि वेदर का कंडीशन कैसा होने वाला है साउथ पोल पे, या फिर ग्रेट आइस बैरियर जो है, मतलब अंटार्कटिक में वेदर का सिचुएशन कैसा ख़राब होने वाला है या अच्छा होने वाला है। तो उन्होंने जो प्रेडिक्शंस किया था उन चीज़ों को भी वो सामने से देख पाएंगे, क्योंकि उनको जो प्रेडिक्शंस बताए गए थे जर्नी के स्टार्ट होने के पहले, वो उस चीज़ को रियलिटी में महसूस करना चाह रही थी। और साथ ही साथ जो एक्सपीरियंस उनको वहाँ पे मिलने वाला था उस डाटा को वो गैदर भी करने वाले थे। फॉर दिस दे नीडेड वेदर डाटा फ्रॉम द ग्रेट आइस बैरियर इन विंटर, और इसके लिए उनको वेदर का डाटा जो है कलेक्ट करना था, जहाँ पे वो जा रहे थे वहाँ से वो डाटा कलेक्ट करेंगे विंटर के टाइम में। Thus, the winter journey now became the utmost importance to Scott, and the success of the pole journey as well as being of the greatest scientific interest. इसीलिए ये जो विंटर वाली जर्नी उन लोगों के लिए थी काफ़ी महत्वपूर्ण हो गई थी, चूँकि स्कॉट जो है वो सिर्फ पोल जर्नी को इसलिए सफल नहीं दिखाना चाहती थी कि वो वहाँ पे गई और चली आई, साथ ही साथ अलग अलग चीज़ों को वो लर्न करके आ रही है, वो डाटा कलेक्ट करके आ रही है वहाँ से, और आगे के लिए मार्ग प्रशस्त कर रही है कि कैसे जो है मतलब दूसरे लोग अगर जाएंगे तो सावधानी बरतते हुए वहाँ पे जाएंगे, और ये आगे आने वाले जो वैज्ञानिक होंगे उनके इंटरेस्ट में, उनके लिए काफ़ी फ्रूटफुल होने वाला है। नाउ कैप्टन स्कॉट स्टार्टेड प्लानिंग हिज सेकेंड एक्सपीडिशन अबाउट टेरानोवा, द शिप दैट was reinforced from bow to stern with 7 feet of oak to protect against the Antarctic ice pack. कैप्टन स्कॉट जो है अब उन्होंने प्लानिंग शुरू की उनके अपने दूसरे अभियान की, और उनको उनके दूसरे अभियान का नाम था टेरानोवा, जिसको कि अबोर्ड करना पड़ा। होल्ड ऑन जस्ट 1 सेकेंड। सो ये जो सेकंड अभियान जो था वो टेरानोवा के समीप, इट्स बिसाइड, अबोर्ड मीन्स बिसाइड, तो टेरानोवा के बिसाइड से होके जाने वाला था। द शिप दैट वाज रीइंफोर्स्ड फ्रॉम बो टू स्टैंड का मतलब होता है आगे से लेके पीछे तक या सर से लेके पाँव तक, और उस शिप को जो है 7 फीट लंबे ओक के यू कैन से कि लकड़ी का जो एक प्रोटेक्शन तैयार किया गया था, आप प्लाई बोल सकते हैं, उससे उसको कवर किया गया था ताकि अंटार्कटिक
में जब वो जाएं, और आइस पैक इज़ लाइक यू कैन से, आइस पैक का मतलब होता है कि लार्ज मास ऑफ आइस फॉर्म्ड फ्रॉम स्मॉलर पीसेस। जब वो वहाँ पे जाएंगे तो जो बर्फ़ का तूफान या आंधी जो आएगा उससे वो बचाव करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। Now, Captain Scott described Terra Nova as a wonderfully fine ice ship. कैप्टन स्कॉट जो है टेरा नोवा को एक काफ़ी आश्चर्यजनक आइस शिप मानते हैं। एज शी बम्प्ड द फ्लोज विथ माइटी शॉक, crushing and grinding a way through some twisting and turning to avoid others. She seemed like a living thing fighting a great fight. और जैसे ही उन्होंने फ्लोज का मतलब यहाँ पे होता है लार्ज फ्लोटिंग एरियाज, जैसे ही उनका जो ये टेरा नोवा है शिप, वो एक ऐसे एरिया में घुसता है जहाँ पे कि आइस फ्लोट कर रहा है, तो वो बम्प करता है, उससे वो टकराता है। और जब वो टकराता है तो वो काफ़ी शॉक, मीन मीन ऐसा एक हलचल पैदा होता है उस शिप में, जैसे कि मान लो कि आप पूरा उनका शिप हिल के रह जाता है। लेकिन चूंकि वो ओक से प्रोटेक्टेड था तो वो उन चीज़ों को क्रश करता हुआ, ग्राइंड करता हुआ आगे बढ़ जाता है, थ्रू ग्राइंडिंग अ वे थ्रू सम ट्विस्टिंग एंड टर्निंग टू अवॉइड अदर्स। और इस तरीके से वो, आप कह सकते हैं साधारण और सिंपल शब्दों में बोल सकते हैं, वो उस आइस को चीरते हुए बाहर निकल जा रहा है, आगे बढ़ जा रहा है। और इस चीज़ को जो राइटर हैं वो डिस्क्राइब करते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है मानो वो एक लिविंग फाइटर है जो कि बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रही है। Wilson, the trip geologist, accompanied them as the chief of scientific staff to an expedition that was intended to be biological trump. Now Wilson जो उस एक्सपीडिशन में साथ थे, और उनको एज अ ट्रिप जियोलॉजिस्ट साथ में रखा गया था, और उनका जो पदवी था वो चीफ ऑफ साइंटिफिक स्टाफ के रूप में दिया गया था। वो इस यात्रा में, अभियान में काफ़ी साथ थे, और उनको इसलिए साथ में लिया गया था ताकि बायोलॉजिकल जो जानकारियां हैं साइंस से रिलेटेड, वो लोगों को बता सके। और उसको उन्होंने एक ट्रम्प के तौर पे भी यूज़ किया। ट्रम्प लाइक किसी चीज़ को अपने पॉजिटिव एरिया में मान के चलते हो कि ये रहेगा मेरे साथ में तो आपके लिए काफ़ी अच्छा चीज़ है। For Wilson, the chance to continue studying the breeding biology of the birds was irresistible temptation. विल्सन के लिए ये अभियान जो है एक चांस था कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करने के लिए मिलेगा कि कैसे जो है बर्ड्स की ब्रीडिंग होती है बायोलॉजी के अंदर में। उसको काफ़ी इंटरेस्ट था, और ये उसके लिए एक इरसिस्टिबल टेम्पटेशन, जिस टेम्पटेशन को रोका ना जा सके। आप टेम्पटेड हो करके किसी चीज़ के प्रति आकर्षित होकर के आप उसके साथ जाना चाहते हो। सिंस ही वॉज हैविंग कीन इंटरेस्ट इन बायोलॉजी एंड ऑब्वियसली फॉर द ब्रीडिंग ऑफ बर्ड्स, तो वो साथ में इस एक्सपीडिशन में शामिल हो गए। Hence, to Scott and Wilson, reaching the South Pole was considered to be a mere item in the result of an extensive साइंटिफिक प्रोग्राम। इसलिए स्कॉट और विल्सन के लिए साउथ पोल पे पहुंचना जो है एक तरीके से सिर्फ एक आइटम ऑफ रिजल्ट के तौर पे देखा गया, क्योंकि ये उनके एक साइंटिफिक प्रोग्राम का बहुत बड़ा हिस्सा था। नाउ द एम्परर पेंगुइन लेज इट्स एग्स इन जून। चूँकि एम्परर पेंगुइन जो है, जैसे कि मैंने पहले पार्ट में बताया था कि वो मिड ऑफ द ईयर वो अपने एज को ले करता है। तो इन द Antarctic midwinter, hence the decision to make the 70-mile trip from Scott Base camp on Rose Island to the penguin colony at Cape Crozier during the worst possible weather was made. इसीलिए 70 माइल का जो एक ट्रिप है स्कॉट बेस कैंप से लेकर के रोज आइलैंड, जहाँ पे कि केप क्रॉजियर पेंगुइन का कॉलोनी है। पेंगुइन का केप क्रॉजियर इज़ अ कॉलोनी ऑफ पेंगुइन्स, ठीक है, जहाँ पे वो अपने
एग्स को ले करता है। तो वहाँ से स्कॉट बेस कैंप से लेकर के रोज आइलैंड में स्थित पेंगुइन कॉलोनी केप क्रोजियर तक जाने में 70 माइल्स का जो है उनको यात्रा करना पड़ेगा। और ये डिसीजन उनको लेना पड़ेगा कि कैसे इस वर्स्ट पॉसिबल वेदर में उस यात्रा को कंप्लीट करेंगे। सो इट वाज डिसाइडेड टू ट्राई टू सिचुएट द मेन एक्सपीडिशन। सिचुएट मतलब बैठ जाना या बिठा देना। तो बाद में उन्होंने ये निर्णय लिया कि अभी जो है कोशिश करते हैं कि जो द मेन एक्सपीडिशन जो है, मुख्य जो अभियान है, उसको अभी थोड़े दिन के लिए रोक दिया जाए। यहाँ पे रोक देना हो जाता है, कुछ दिन के लिए पोस्टपोन कर देना हो जाता है, ताकि बेस जो है वहाँ पे केप क्रोजियर जो है वहीं पे अभी रहे, वापस वो रिटर्न होकर के स्कॉट पे ना आए। which gave them opportunity to study both the Adelie penguins and the emperor penguins to close quarters। और जब वो वहाँ पे रुक गए, केप क्रोजियर के पास वापस नहीं आए, तो उनके पास एक मौका मिल गया पढ़ाई करने का, ज़्यादा स्टडी करने का, एडेलाई पेंगुइन्स के बारे में या फिर एम्परर पेंगुइन्स के बारे में। क्योंकि वहाँ पे अगर ज़्यादा समय रहेंगे तो क्लोज क्वार्टर्स के 3 मंथ्स के ड्यूरेशन पे वो चीज़ों को एनालाइज करेंगे, स्टडी करेंगे और उसको मेजर करके अपने स्टैटिक्स में डालेंगे कि क्या क्या बदलाव उन्होंने देखा। एज वेल एज प्रोवाइडिंग अ ईयर राउंड सोर्स ऑफ फ्रेश मीट एंड एग्स। और साथ ही साथ उनको ये पता चलेगा कि जो फ्रेश मीट है या एग्स है उनके अंदर में कितना चेंजेस आता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द वेदर और एनी अदर सर्कमस्टांसेस। Now Terra Nova set sail towards Cape Crozier in early 1911, but bad weather caused several delay of the expedition and they experienced pack ice। टेरा नोवा जो है मतलब अभियान की शुरुआत, टेरा नोवा जो जहाज है, इट्स अ शिप विच स्टार्टेड सेलिंग टुवर्ड्स द केप क्रोजियर के लिए जो है उसने 1911 के स्टार्टिंग में ही शुरुआत किया था सेल करना। बट चूँकि वहाँ की वेदर जो है काफ़ी ख़राब हो रखी थी, इसके कारण उसको पहुँचने में काफ़ी देर होता गया। और इस दौरान पैक आइस का उन्होंने सामना किया। पैक आइस मतलब काफ़ी ख़राब वेदर होता है जहाँ पे कि आइस जो है वो रास्ते को ब्लॉक करता है, रोकता है। जब वो रोज़ सी के अंदर में एंटर किया, मतलब ये जो पैक आइस उनको मिला वो रोज़ सी के अंदर में मिला। दे वर ऑलरेडी रनिंग कंसिडरेबली बिहाइंड शेड्यूल। चूँकि वो अपने समय से काफ़ी लेट हो चुके थे, जो उन्होंने एक टाइम टेबल बनाया था उससे काफ़ी लेट चल रहे थे। एज अ रिजल्ट द शिप वॉज ऑर्डर्ड इन टू द मैकमोर्डो स्ट्रेट। स्कॉट्स टीम हैड अराइव्ड एट रोज आइसलैंड ऑन 4 जनवरी। और चूँकि वो लेट हो चुके थे तो इसके कारण शिप को जो है वहाँ पे मैकमोर्डो स्ट्रेट में रोकना पड़ा। और स्कॉट की टीम जो है ऑलरेडी रोज़ आइसलैंड के ऊपर पहुँच चुकी थी 4 जनवरी 1911 को। एंड क्विकली इस्टेब्लिश देयर बेस एट केप इवेंट्स। और वहाँ पे पहुँचने के बाद उन्होंने जल्दी से अपना एक बेस कैंप बनाया केप इवेंट्स के ऊपर। हॉलिंग देयर सप्लाइज ओवर द आइस टू देयर बेस फॉर नेक्स्ट 2 years। और वहाँ पे उन्होंने जितने भी अपने साथ में सप्लाइज इक्विपमेंट्स लेके आए थे, खाने का वस्तु या और कोई इक्विपमेंट्स, स्टडी इक्विपमेंट्स, उस सब उन्होंने वहाँ पे इकट्ठा करना शुरू किया अगले 2 सालों के लिए। क्योंकि वहाँ पे उनको रुक करके स्टडी करना था, एनालाइज करना था चीज़ों को। अ प्री फैब्रिकेटेड हट वॉज इरेक्टेड टू सर्व एज देयर होम एंड अ नंबर ऑफ मेट्रोलॉजिकल एंड मैग्नेटिक स्टेशंस वर एस्टैब्लिश्ड। नाउ यहाँ पे प्री फैब्रिकेटेड मतलब होता है मेड इन पार्ट्स दैट कैन बी असेंबल्ड लैटर। एक ऐसा घर जिसको कि पहले से पार्ट्स वाइज बनाया जाता है और उसको बाद में ले जा करके सिर्फ फिक्स करना होता है। तो उन्होंने ऐसे घर बना रखे थे जो कि वहाँ पे सिर्फ निकाल करके और फिक्स करना था और वो घर तैयार हो जाता, ताकि वहाँ पे वो और भी चीज़ें बना सकते थे, लाइक मेट्रोलॉजिकल एंड मैग्नेटिक स्टेशंस बना सकते थे जहाँ पे अंतरिक्ष के बारे में जानकारियाँ इकट्ठा की जा सकती थी, गुरुत्वाकर्षण के बारे में जानकारियाँ इकट्ठा की जा सकती थी, ताकि वो जो डाटा कलेक्ट करेंगे वो उनकी टीम जो है उनको पास ऑन करेगी, बाद में दूसरों को देगी।
Scott was determined to use the remaining days of sunlight to explore the region. स्कॉट इस बात को लेकर के काफ़ी डिटरमाइंड थे कि दिन का जो समय होगा, जब सनलाइट का टाइम होगा, तो वो वहाँ के जो क्षेत्र हैं उसको एक्सप्लोर करेगी, उधर घूमने जाएगी, एंड शी विल कलेक्ट द डाटा एंड मेक अ स्टार्ट ऑन द साइंटिफिक प्रोग्राम. जो भी साइंटिफिक प्रोग्राम उसने डिसाइड किया उसके ऊपर वो अपना काम स्टार्ट कर देगी. On 23rd April 1911, the sun set for the winter, and then men at the main base settled into their routines. अब 23rd अप्रैल 1911 को जब सन जो है सेट कर गया, और ये काफ़ी नो ठंडा इलाका था, अंटार्कटिक का इलाका था, तो जो विंटर का टाइम होता है वहाँ पे काफ़ी कठिन समय होता है. जब लोग वहाँ पे मेन बेस में सेटल हो चुके थे तो उनको उनका रूटीन जो है बता दिया गया और वो अपने रूटीन के हिसाब से काम करने लगे. जैसे टेकिंग साइंटिफिक मेजरमेंट अलग अलग चीज़ों का लेना, प्रिपेयरिंग इक्विपमेंट्स एंड एक्सरसाइजिंग द डॉग्स एंड पोनीज़. डॉग्स एंड पोनीज़ का मतलब एक हाईली प्रमोटेड, डॉग्स एंड पोनीज़ का मतलब होता है हाईली प्रमोटेड, मतलब जिस चीज़ को आप सोच के आए हो कि जिस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना है, उन चीज़ों के ऊपर इन लोगों ने अपना काम जो है स्टार्ट कर दिया था. Dear student, now we will continue this chapter in the next part of the video. Since this chapter is quite long and belonging to a very high class scientific lesson, so you must watch some movie, Hollywood movies, which is related with ice and science. Now I would like to request from all of you to do like and subscribe the video, pass it on to your the friends who are in need, who have not understood this chapter. Now we will meet in the next part of the video. Till then, bye, take care, and have a nice day. Thank you, everyone.